हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ सेकेंड थ्योरम फॉर यूनिटरी ऑपरेटर। ठीक है, हम अपनी जो लास्ट वीडियो है उसमें यूनिटरी की डेफिनेशन एंड देन यूनिटरी की फर्स्ट थ्योरम हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ये सेकेंड थ्योरम है। सबसे पहले हम इस थ्योरम की स्टेटमेंट समझेंगे, फिर इसके प्रूफ पे चलेंगे। ठीक है, एंड स्टेटमेंट समझने से पहले ये दो रिमार्क हैं जो कि इस थ्योरम में यूज़ होने वाले हैं, तो वो हम पहले पढ़ लेते हैं जिससे वहाँ पे हम उसका डायरेक्ट यूज़ कर सकें या साइड में लिख के यूज़ कर सकें। ठीक है, तो आप अपना ये नोटबुक पे नोट डाउन कर लेना बेटा, साइड में अपना रिमार्क करके, और फिर हम अपना प्रूफ करेंगे। ठीक है, एन ऑपरेटर टी, मेरे पास कोई भी ऑपरेटर टी है, इस यूनिटरी होगा इफ़ एंड ओनली इफ़ टी इज़ इन्वर्टिबल एंड इट्स इन्वर्स इज़ इक्वल टू द इट्स एडजॉइंट। अब ये क्या कह रहा है वो चीज़ समझते हैं। यहाँ से हमने बेटा एक चीज़ किया था, यहाँ से यूनिटरी का मतलब क्या होता है, कोई भी ऑपरेटर अगर मेरे पास यूनिटरी बन रहा है तो जैसे मैं टी ले रही हूँ, यहाँ पर टी ऑपरेटर है, टी के लिए कर लेते हैं, यूनिटरी होगा तो वो अपने एडजॉइंट के साथ कॉम्यूट तो करेगा, साथ में उनकी वैल्यू जो आएगी वो आइडेंटिटी ऑपरेटर आएगी। ठीक है, अब हमें पता है इन्वर्टिबल का भी, इन्वर्टिबल क्या होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, कोई ऑपरेटर टी होता है हमारे पास, उसका इन्वर्स होता है इस तरीके से कि जो ये टी ऑपरेटर है इस तरीके से। अब इन दोनों में हम कंपैरिजन करते हैं, टी स्टार इक्वल टू टी स्टार टी इक्वल टू आइडेंटिटी। यहाँ पे टी सेम है पर टी स्टार की जगह टी इनवर्स है यहाँ पे भी, और आइडेंटिटी एज इट इज। तो इन दोनों में डिफरेंस सिर्फ क्या रहा कि ये जो ऑपरेटर टी का जो एडजॉइंट है और यहाँ पे ऑपरेटर टी का क्या है, इनवर्स है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे और इन दोनों को इक्वल ले लूँ, ठीक है, सिंपल सी चीज़ है, अगर मैं इसके एडजॉइंट को, जो ऑपरेटर टी है इसके एडजॉइंट को इसके इन्वर्स के इक्वल ले लूँ, मतलब कहने का मतलब इस लाइन का मतलब समझो बेटा, ये लाइन क्या कह रही है, अगर इट्स इन्वर्स, टी का जो इन्वर्स है इज इक्वल टू द इट्स एडजॉइंट, उसके एडजॉइंट के इक्वल है। अगर बेटा मैं इसके यहाँ पे ये एडजॉइंट है, मैं सिंपल, ठीक है, अगर ये कंडीशन आ जाए तो मैं कह सकती हूँ ये चीज़ है, तो टी जो मेरे पास यूनिटरी था वो इफ़ एंड ओनली इफ का केस बन जाएगा यहाँ पे इन्वर्टिबल के लिए। कैसे, इसके थ्योरम के प्रूफ, ये एक रिजल्ट की तरह हम यूज़ कर रहे हैं, इसको प्रूफ नहीं करना है, इसमें सिर्फ आपको याद रखना है, अगर मैं यूनिटरी लेके चली, ठीक है, ये चीज़ है, अगर इसके एडजॉइंट की जगह मैं ये पुट कर दूं तो मेरे पास इन्वर्टिबल हो जाएगा। क्लियर, अब मैं इन्वर्टिबल लेके चली और इसके इन्वर्स की जगह मैंने इसका एडजॉइंट रख दिया तो ये यूनिटरी हो जाएगा। क्लियर, तो यहाँ से ये चीज़ याद रखनी है, यूनिटरी और इन्वर्टिबल में सिर्फ एक डिफरेंस है, इसका इन्वर्स और इसका एडजॉइंट। अगर ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि कोई भी ऑपरेटर यूनिटरी होगा इफ़ एंड ओनली इफ टी इज इन्वर्टिबल, वही ऑपरेटर इन्वर्टिबल होगा इफ़ एंड ओनली इफ का केस हो जाएगा अगर ये चीज़ है हमारे पास, उसका एडजॉइंट उसके इन्वर्स के इक्वल हो जाए। सेकंड है हमारे पास, अगर कोई भी हमारे पास ऑपरेटर टी, जो ऑपरेटर हम ले रहे हैं, कोई भी ऑपरेटर अगर इन्वर्टिबल है, इफ़ एंड ओनली इफ का केस है, वही ऑपरेटर हमारे पास क्या होगा, 1 1 एंड ऑन 2। ये दोनों रिजल्ट हमने यूज़ करने हैं, इसलिए मैं बता रही हूँ बेटा, रिमार्क में पहले ही ये लिख लेना जब यूज़ करो आप, बट जब थ्योरम आप एग्ज़ाम में करो या थ्योरम आप प्रूफ कर रहे हो तो वहाँ पे ये रिज़ल्ट आप शो भी कर सकते हो। ठीक है, शो करना कि आप किस बेस पे लिखे हो। अगर कोई भी ऑपरेटर यूनिटरी है इफ़ एंड ओनली इफ, वो इन्वर्टिबल होगा जब उसका इन्वर्स उसी के एडजॉइंट के इक्वल हो जाए, और कोई भी ऑपरेटर हमारे पास इन्वर्टिबल है इफ़ एंड ओनली इफ का केस है वो 1 1 और ऑन 2 होगा। इफ़ एंड ओनली इफ का मतलब पता है ना बेटा, हर बार मैं बताती हूँ, अगर कहीं पे भी मेरे पास टी 1 1 ऑन 2 मिल जाए तो मैं वहाँ से कह सकती हूँ वो इन्वर्टिबल है, इन्वर्टिबल है तो ये कह सकती हूँ। ठीक है,
सिमिलर अगर कोई ऑपरेटर टी यूनिटरी है तो मैं वहाँ से बोल सकती हूँ वो क्या होगा, इन्वर्टिबल होगा। अगर इन्वर्टिबल है तो वो क्या हो जाएगा, यूनिटरी हो जाएगा। और साथ में हमारे पास अगर उसका इन्वर्स उसके एडजॉइंट के इक्वल हो जाए। क्लियर? ये 2 रिमार्क थे, इसको अच्छे से नोट डाउन कर लेना, देन हम अपनी थ्योरम पे चलते हैं। प्रूव। अब बेटा थ्योरम को पढ़ते हैं। हिल्बर्ट, एन ऑपरेटर टी ऑन एच इज यूनिटरी इफ एंड ओनली इफ का केस है बेटा। इट इज एन आइसोमेट्रिक आइसोमॉर्फिज्म ऑफ एच ऑन टू इटसेल्फ। अब इसका मतलब समझते हैं। हिल्बर्ट स्पेस में कोई ऑपरेटर टी है, वो यूनिटरी होगा इफ एंड ओनली इफ का केस है जब टी मेरे पास क्या होगा, आइसोमेट्रिक आइसोमॉर्फिज्म होगा ऑफ एच ऑन टू इटसेल्फ। इटसेल्फ का मतलब एच से एच तक। तो मतलब जो टी है हमारे पास वो कहाँ से कहाँ तक जा रहा है बेटा, एच से एच तक। तो हमारे पास क्या है, हिल्बर्ट स्पेस में कोई ऑपरेटर टी हुआ वो यूनिटरी होगा इफ एंड ओनली इफ का केस है जब वो ऑपरेटर आइसोमेट्रिक आइसोमॉर्फिज्म होगा एच से ऑन टू इटसेल्फ। एच से मतलब एच तक। ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले इफ़ का केस, इफ़ एंड ओनली इफ़ का केस आ गया है तो इसका मतलब हमें 2 पार्ट लेके चलेंगे। सबसे पहले मैं मानूंगी कि मेरे पास जो ऑपरेटर है हिल्बर्ट स्पेस में वो यूनिटरी होगा और मैं ये वाला पार्ट प्रूफ करूँगी। फिर सेकेंड पार्ट में हम मानेंगे कि ये आइसोमेट्रिक आइसोमॉर्फिज्म होगा ऑफ एच का ऑन टू इटसेल्फ। ठीक है। और फिर मैं वहाँ से प्रूफ करूँगी कि जो भी हिल्बर्ट स्पेस में वहाँ पे ऑपरेटर है वो मेरे पास क्या आ जाएगा, यूनिटरी आ जाएगा। ठीक है बेटा। तो इसमें हम यहाँ पे करते हैं पार्ट 1। पार्ट 1। ठीक है। आप यहाँ पे लिख सकते हो कि गिवन डैट एनी टी इज़ एनी ऑपरेटर ऑन ए हिल्बर्ट स्पेस। सिर्फ हमें यहाँ पे ये चीज़ गिवन है कि हिल्बर्ट स्पेस में कोई भी ऑपरेटर हमारे पास टी है। ठीक है। तो आप ये लिख देना। अब इसमें पार्ट 1 में मैं क्या करूँगी बेटा, यहाँ पे सपोज डैट, मैं सपोज करके चलूँगी कि टी इज़ यूनिटरी ऑपरेटर ऑन एच, कि हिल्बर्ट स्पेस में टी मेरे पास क्या होगा, यूनिटरी होगा। ठीक है। यहाँ पे बेटा आप गिवन में लिख देना एनी ऑपरेटर टी जो होगा हिल्बर्ट, टी इज एनी ऑपरेटर ऑन ए हिल्बर्ट स्पेस एच। ठीक है। ये मैंने सपोज कर लिया। अब वी विल प्रूव दैट, वी विल प्रूव डैट, हम प्रूव क्या करेंगे बेटा, वो देखो कि टी क्या होगा मेरे पास, इज एन आइसोमेट्रिक आइसोमॉर्फिज्म ऑफ एच का ऑन टू इटसेल्फ, मतलब एच से एच तक। ये चीज़ मैंने यहाँ पे बता दी बेटा कि ये चीज़ है जो हमारे पास यहाँ पे जा रही है, टी जो ऑपरेटर है वो एच से एच तक जा रहा है। ठीक है। अब इस जो ऑपरेटर टी है इसको मुझे दिखाना है कि वो आइसोमेट्रिक आइसोमॉर्फिज्म होगा ऑफ एच के ऑन टू इटसेल्फ। अब सबसे पहले जो ये इतनी बड़ी टर्म हमारे पास आ गई है इसका हमें मतलब तो पता होना चाहिए कि हमें प्रूफ क्या करना है। ठीक है, वो चीज़। अब सबसे पहले बेटा हम इसको ये माइंड में सेट कर लो कि इस पूरी टर्म का मतलब क्या है। सबसे पहले आइसोमेट्रिक आइसोमॉर्फिज्म का मतलब होता है कि ये मेरे पास क्या होना चाहिए, 1 1। सेकेंड लीनियर, थर्ड आना चाहिए नॉर्म फिजम। अभी मैंने जो इससे पहले थ्योरम कराई थी वहाँ पे लिखवाया था ना बेटा कि इनर प्रोडक्ट इज प्रिजर्व्ड एंड नॉर्म इज प्रिजर्व्ड, तो वही वाली कंडीशन, नॉर्म प्रिजर्व। ठीक है। अब देखो
ये तीन कंडीशन तो होगी मेरे पास, 1 1 लीनियर एंड नॉन प्रिजर्व। नॉन प्रिजर्व के लिए आप क्या प्रूफ करोगे, नॉर्म ऑफ टी एक्स इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एच। ठीक है, यही तो थी नॉर्म प्रिजर्व की वहाँ पे कंडीशन कि मैं टी एक्स का नॉर्म लूँ वो इक्वल हो जाए नॉर्म ऑफ एक्स के, जहाँ x बिलोंग कर रहा है हिल्बर्ट स्पेस से। ठीक है, तो ये कंडीशन तो होगी मेरे पास आइसोमेट्रिक आइसोमॉर्फिज्म, ये मुझे करना है। साथ में यहाँ पे बेटा ऑन टू और दिया हुआ है, तो मुझे यहाँ पे साथ में एक कंडीशन और ऐड हो जाएगी जिसमें मुझे क्या करना है, ऑन टू। क्लियर, ये तीन कंडीशन जो है मेरे पास इसकी है आइसोमेट्रिक आइसोमॉर्फिज्म की। ठीक है, 1 1 लीनियर नॉन प्रिजर्व वाली कंडीशन, साथ में जो ये ऑन टू मुझे दिया है, इसलिए मैंने यहाँ पे ऑन टू की कंडीशन लिखी है कि मुझे टोटल प्रूफ क्या करना है। क्लियर, समझ आ गया। अब हम यहाँ पे इसके मेन प्रूफ पे चलते हैं। ये क्लियर हो गया कि पहले मैं इसको टी को 1 1 प्रूफ करूँगी, लीनियर प्रूफ करूँगी, नॉन प्रिजर्व प्रूफ करूँगी, ऑन टू करूँगी। अगर ये चीज़ प्रूफ हो जाएगी तो इन तीन पार्ट से मैं कह सकती हूँ वो आइसोमेट्रिक आइसोमॉर्फिज्म होगा। देन ऑन टू प्रूफ हो गया तो ये ऑन टू हो जाएगा। क्लियर, अब देखते हैं बेटा, सिंस गिवन क्या है बेटा, हमें जो हम लेके चल रहे हैं, टी इज यूनिटरी ऑपरेटर ऑन एच। टी मेरे पास कोई भी यूनिटरी ऑपरेटर है, और अभी मैंने बेटा रिमार्क में लिखवाया है कि अगर टी यूनिटरी ऑपरेटर होगा, इफ़ एंड ओनली इफ का केस होता है कि मेरे पास टी क्या होगा, इन्वर्टिबल होगा, जब उसी का एडजॉइंट उसके इन्वर्स या उसका इन्वर्स उसके एडजॉइंट के इक्वल हो जाए। ठीक है, तो मेरे पास टी यूनिटरी ऑपरेटर हो गया हिल्बर्ट स्पेस में। तो यहाँ से मैं देखो अब एक चीज़ और आएगी यहाँ पे कि जैसे टी यूनिटरी ऑपरेटर हो गया बेटा यहाँ से, तो टी यूनिटरी है तो टी स्टार बराबर टी स्टार, टी बराबर आइडेंटिटी। ठीक है, दूसरी चीज़ है, अगर मैं यहाँ पे लिख रही हूँ टी इज़ यूनिटरी ऑपरेटर ऑन एच, अब वहाँ पे मैंने रिमार्क में लिखवाया था इफ़ एंड ओनली इफ का केस है। अगर टी यूनिटरी ऑपरेटर है तो मैं लिख सकती हूँ टी इज इन्वर्टिबल। क्लियर, कैसे, मैंने वहाँ पे जो रिमार्क में मैंने लिखवाया था कि टी अगर मेरे पास कोई भी यूनिटरी ऑपरेटर होगा, इफ़ एंड ओनली इफ का केस होगा, टी इज इन्वर्टिबल होगा, एंड उसका जो एडजॉइंट है वो किसके इक्वल हो जाए, इन्वर्स के। अगर ये कंडीशन है तो ये चीज़। क्लियर, अब देखो जैसे कि हम कभी भी करते हैं ना, जैसे कोई मतलब फंक्शन हो गया, हमारे पास कोई मैपिंग होगी, उसको हमें 1 1 एंड ऑन टू दिखाना होता है, तो हम सबसे पहले उसमें ये चीज़ करते हैं कि उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करना चाहिए, तभी हम उस फंक्शन को, उस मैपिंग को हम क्या कह सकते हैं कि वो मतलब 1 1 ऑन टू, मतलब तभी तो प्रूफ करेंगे आगे कि वो 1 1 है या ऑन टू, मतलब उस तरीके से रिलेशन कि 1 1 है ऑन टू है तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो वो वाली चीज़ है, अगर इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो उसमें ऑन टू वाली कंडीशन होगी, 1 1 वाली होगी। ठीक है, वो चीज़ें हैं। तो बेटा जब मैंने यहाँ पे लिया कि टी मेरे पास यूनिटरी ऑपरेटर है ऑन हिल्बर्ट स्पेस पे, तो इम्प्लाइज दैट टी इज़ इन्वर्टिबल, मतलब ये हमारे पास यूनिटरी की कंडीशन चल रही थी, जब वो इन्वर्टिबल होगा तो उसमें जो उसका एडजॉइंट है उसके इन्वर्स, ठीक है, उसके इन्वर्स के इक्वल हो जाएगा। और यहाँ पे ये वाली देखो, यहाँ पे टी इन्वर्स एग्जिस्ट कर गया। अब फिर मैंने सेकंड, ये तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया, आप यहाँ पे थियरम लिख सकते हो, ये लिख के टी इज़ यूनिटरी ऑपरेटर ऑन एच, यहाँ पे पूरा ब्रैकेट में करके कि कोई भी ऑपरेटर यूनिटरी ऑपरेटर होगा, अगर वो इफ़ एंड ओनली इफ का केस है वो इन्वर्टिबल होगा अगर उसका एडजॉइंट उसी के इन्वर्स के इक्वल हो जाए। क्लियर, अगर फिर सेकंड मैंने वहाँ पे रिमार्क में लिखवाया था, अगर कोई भी ऑपरेटर इन्वर्टिबल है तो वहाँ से हम क्या लिख सकते हैं बेटा, इफ़ एंड ओनली इफ का केस है टी इज़ 1 1 एंड ऑन टू। क्लियर, दो रिमार्क लिखवाए बेटा मैंने, दोनों ही यहाँ पे यूज़ हो गए।
ठीक है। फर्स्ट कि अगर यूनिटरी ऑपरेटर है, इफ एंड ओनली इफ का केस है, वो इन्वर्टिबल होगा जब उसका एडजॉइंट उसके इन्वर्स के इक्वल होगा। तो उसका एडजॉइंट जब उसके इन्वर्स के इक्वल हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, अगर हम ले लें तो हमारे पास जो यूनिटरी ऑपरेटर होगा वो इन्वर्टिबल होगा। इफ एंड ओनली इफ का केस लेके चल रही हूँ, अगर यूनिटरी है तो वो क्या होगा, इन्वर्टिबल होगा। इन्वर्टिबल होने के साथ साथ ये चीज़ आ गई, ठीक है। और फिर जब इन्वर्टिबल है तो सेकंड मैंने रिमार्क लिखवाया था, अगर कोई भी ऑपरेटर इन्वर्टिबल होगा, इफ़ एंड ओनली इफ का केस है, वो क्या होगा, 1 1 एंड ऑन 2। यहाँ पे इफ़ एंड ओनली इफ का केस बेटा पता होता है ना कि ये है तो ये लिख सकते हैं। वहाँ पे हमें लिखा हुआ है कि इन्वर्टिबल है, इन्वर्टिबल है तो मैं लिख सकती हूँ कि वो 1 1 और ऑन 2 होगा। क्लियर। दूसरी चीज़, अब देखो इसका एक बार मैं और लॉजिक बता देती हूँ। टी अगर मेरे पास यूनिटरी ऑपरेटर है बेटा, यूनिटरी है, तो इफ़ एंड ओनली इफ़ का केस था कि वो इन्वर्टिबल वाला पोर्शन होगा एंड उसका जो इन्वर्स है वो इक्वल होगा दिस। क्लियर। तो मेरे पास टी क्या हो गया, यूनिटरी ऑपरेटर हिल्बर्ट स्पेस में। यहाँ से क्लियर है बेटा, टी क्या हो गया, यूनिटरी ऑपरेटर हो गया हिल्बर्ट स्पेस में। इफ़ एंड ओनली इफ ये चीज़ मुझे गिवन है तो मैं इम्प्लाइज में ये लिख सकती हूँ ना, इफ़ एंड ओनली इफ में क्या होता है, ये है तो मैं ये लिख सकती हूँ, ये गिवन है तो ये लिख सकती हूँ। इस टाइम पे मेरे पास ये वाला पोर्शन है कि यूनिटरी है तो मैं लिख सकती हूँ कि ये इन्वर्टिबल होगा। देन टी इनवर्स इक्वल टू जो उसका एडजॉइंट है वो उसी के मतलब उसी के इन्वर्स के इक्वल होगा। इसकी अभी हमें नीड हुई नहीं है, बट इसको आप वैसे सोच सकते हो कि अगर इन्वर्स आ गया है तो उसमें 1 1 ऑन 2 हो सकते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ है कि ये वाला पोर्शन ये है, ये वाला पोर्शन है तो ये है, ठीक है। ये मैंने चीज़ लिख दी। अगर यूनिटरी ऑपरेटर है तो वो इन्वर्टिबल होगा। सेकंड रिमार्क में क्या है, अगर वो इन्वर्टिबल ऑपरेटर है तो मैं बोल सकती हूँ वहाँ पे भी इन्वर्टिबल के लिए यहाँ पे इफ़ एंड ओनली इफ का केस था, मेरे पास ये गिवन है तो मैं लिख सकती हूँ दिस। क्लियर। अब यहाँ से देखो मैंने दो चीज़ प्रूफ कर दी। टी क्या हो गया मेरे पास, 1 1 एंड ऑन 2, 1 1 एंड ऑन 2, ये काम तो मेरा फिनिश, ठीक है। अब मेरे पास रहता है लीनियर और नॉन प्रिजर्व वाली कंडीशन। अब बेटा एक चीज़ बताओ मेरे को, जब हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मतलब ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ते हैं, जैसे कि हमारे पास कोई ट्रांसफॉर्मेशन है टी यू से वी, इस ट्रांसफॉर्मेशन को मैं ऑपरेटर कब कहती हूँ, जब मेरे पास क्या हो जाए, डोमेन और कोडोमेन दोनों सेम हो जाए, यहाँ पे और ये वाला दोनों सेम हो जाए तो वो ऑपरेटर बन जाता है, ठीक है। कोई भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हुई जहाँ पे हमारे पास ये है, यहाँ पे यू है, यहाँ पे वी है, डोमेन कोडोमेन, ठीक है। डोमेन ये हो गया बेटा, कोडोमेन ये हो गया। अब ये दोनों डिफरेंट है, इसको ऑपरेटर में कब कहूँगी इस ट्रांसफॉर्मेशन को, जब ये दोनों मेरे पास डोमेन और कोडोमेन क्या हो जाए, सेम हो जाए। अब यहाँ पे देखो जो टी जा रहा है मेरे पास वो एक तो ऑपरेटर है जिसमें हमारे पास डोमेन कोडोमेन दोनों के दोनों क्या है मेरे पास, सेम है। क्लियर है। ये मेरे पास डोमेन हो गया, दिस इज कोडोमेन, दोनों मेरे पास सेम है। तो इसका मतलब बाय डेफिनेशन ऑफ ऑपरेटर में ही हमारे पास क्या होता है, जब हम ऑपरेटर की डेफिनेशन पढ़ते हैं उसी में हम कहते हैं कि जितने भी जो ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, लीनियर कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑपरेटर कब बनती है, जब उसका डोमेन कोडोमेन मतलब सेम होते हैं, वो चीज़ें वाली, ठीक है। तो ऑलरेडी वो लीनियर तो हो गया। तो यहाँ से हमें क्या पता है, वी नो डैट एवरी ऑपरेटर इज लीनियर। तो यहाँ से टी भी मेरे पास एक ऑपरेटर है तो टी क्या हो जाएगा, लीनियर है। ये एक अंडरस्टूड वाली बात है, इसको लिखना नहीं है इस थ्योरम में, ठीक है बेटा, क्योंकि हम यहाँ पे ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं। तो ऑपरेटर है तो मतलब ये क्या होगा, मेरे पास ऑलरेडी लीनियर होगा। क्लियर। तो ये वाली चीज़ भी यहाँ पे आप मैं लिख देती हूँ जिससे आपको समझ आ जाए। वी नो डैट operator is linear then T is
लीनियर, ठीक है। वी नो डैट ऑपरेटर जो होते हैं वो लीनियर होते हैं, ठीक है। ऑपरेटर्स यहाँ पे आर भी लिख सकते हो, ऑपरेटर्स आर लीनियर, ऑपरेटर्स आर लीनियर देन टी इज लीनियर। हमें पता है कि जो ऑपरेटर्स होते हैं वो लीनियर होते हैं, तो यहाँ से हम टी भी मेरे पास एक ऑपरेटर है तो वो भी क्या हो जाएगा, लीनियर हो जाएगा। ये चीज़ मैंने बता दी कि वो लीनियर किस तरीके से होंगे, क्योंकि कोई भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को ऑपरेटर बनने के लिए क्या करना पड़ता है, उसका ये यहाँ से जब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं दोनों डिफरेंट हो सकते हैं, पर जो ऑपरेटर की बात अगर ये दोनों सेम हो जाए तो उस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को हम ऑपरेटर बोल देते हैं। अगर वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑपरेटर हो जाती है तो जो लीनियर ही तो बन रही है, तो ऑलरेडी ऑपरेटर क्या है, लीनियर है। तो हम जानते हैं कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं, लीनियर होते हैं, तो वो क्या हो जाएगा मेरे पास, यहाँ पे टी ऑपरेटर है तो वो लीनियर। तो मेरे पास ये वाला पार्ट भी प्रूफ हो गया। अब रिमेनिंग मेरे पास रहता है नॉन प्रिजर्व वाली कंडीशन। नॉन प्रिजर्व के लिए मुझे क्या प्रूफ करना है, दिस, ओके, और मेरा पूरा का पूरा काम बन जाएगा। ठीक है, इसको बेटा थोड़ा चलो यहीं पे कर देते हैं। अब एक चीज़ और बेटा, अगर ये थ्योरम मेरे पास 8 मार्क्स में आती है तो आप इस तरीके से उसका डायरेक्ट रिजल्ट लिख के यूज़ कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि अभी मैंने लिखा कि यूनिटरी है तो वो चीज़ 8 और 16 में उसका रिजल्ट लिखना। अगर 4 मार्क्स में आती है तो यूनिटरी है तो इन्वर्टिबल होगा, इन्वर्टिबल है तो 1 1 on 2, वो डायरेक्ट इस तरीके से लिख सकते हो। पर 8 और 16 मार्क्स में आए तो आप उसका पूरा का पूरा ऐसे रिजल्ट करके लिखोगे, ठीक है, वो चीज़ ध्यान रखना। अब हमें प्रूफ करना है कि बेटा कि हमारे पास जो ये है टी जो है वो नॉन प्रिजर्व वाली कंडीशन को करेगा, ठीक है। तो इसके लिए नाउ यहाँ पे बेटा मुझे इसको इसके इक्वल प्रूफ करना है, तो मैं इस टर्म को लेके चलूँगी और ये ले आऊँगी, ठीक है, नॉर्म ऑफ टी एक्स। अब बेटा सिंगल जो नॉर्म ऑफ टी एक्स है इसका मैं क्या करूँ, ठीक है, बट मुझे पता है, मेरे माइंड में ये चीज़ है कि नॉर्म का और जो इनर प्रोडक्ट का एक कॉम्बिनेशन होता है हमारे पास। कॉम्बिनेशन मतलब रिलेशन होता है इस तरीके से बेटा कि अगर मैं इसके नॉर्म का स्केयर करूँ तो वो एक्स एक्स के इनर प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो वही चीज़ हम लेके चलेंगे। यहाँ से मैंने लिया टी एक्स का, तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, टी एक्स और टी एक्स के इनर प्रोडक्ट में, ठीक है। यहाँ पे मेरे को प्रूफ करना है नॉर्म ऑफ टी एक्स इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स। क्लियर बेटा। अब मैंने नॉर्म ऑफ टी एक्स ले लिया और मैं इक्वल टू लेकर आऊँगी नॉर्म ऑफ एक्स। पर नॉर्म ऑफ टी एक्स लिया बेटा, इसका मैं करूँ क्या, कुछ चीज़ें ऐसे गिवन है ही नहीं है। फिर मेरे को एकदम से ध्यान आया कि नॉर्म ऑफ टी एक्स अगर मैं इसका स्केयर कर दूँ तो ये इनर प्रोडक्ट वाला पोर्शन कुछ इस तरीके से बन जाएगा, जो कि मेरे को पता है, ठीक है। अब ये चीज़ आ गई बेटा, यहाँ पे देखो, क्लियर। अब यहाँ से एक चीज़ और लिख देते हैं बेटा, मैंने लिखी नहीं है यहाँ पे, आप अगर यहाँ पे लिख सकते हो, इसके बाद लिख लेना। अगर आप सपोज कर रहे हो टी मेरे पास यूनिटरी ऑपरेटर है तो टी स्टार इक्वल टू ये आ जाएगा, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर। यहाँ से हमने पार्ट माना था, इसमें आप लिख देना टी इज यूनिटरी ऑपरेटर। हम मान के चल रहे हैं अगर यूनिटरी है तो बाय डेफिनेशन ऑफ यूनिटरी हम लिख सकते हैं टी इनवर्स टी स्टार इक्वल टू हो जाएगा टी स्टार टी इक्वल टू आइडेंटिटी ऑपरेटर। क्लियर, क्योंकि इसका अभी यहाँ पे यूज आने वाला है, ठीक है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, उसके बाद ये इसके जस्ट बाद ही लिख देना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बेटा, जैसे कि हम अब तक करके आए हैं, ये एक्स एज इट इज, ये टी एक्स एज इट इज। अब यहाँ पे टी ऑपरेटर है, ये फर्स्ट प्लेस पे है, जब ये सेकंड पे जाएगा तो इसमें क्या हो जाएगा, स्टार लग जाएगा। क्लियर बेटा। यहाँ पे ये टी जो है फर्स्ट प्लेस पे है, तो बाय डेफिनेशन ऑफ एडजॉइंट ऑपरेटर, मतलब किसी भी ऑपरेटर के एडजॉइंट की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या है बेटा कि जब ये फर्स्ट प्लेस पे, ये सेकंड यहाँ से जाके ये सेकंड पे जब जाएगा तो ये स्टार लग जाएगा। ओके, अब देखो बेटा,
एक्स। टी स्टार टी, टी स्टार टी, टी स्टार टी, ये किसके इक्वल, मैंने क्या बोला था, ये इसकी वैल्यू क्या आती है, आइडेंटिटी, ठीक है, आइडेंटिटी ऑपरेटर। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर दी, क्लियर। यहाँ पे आप लिख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से आपने ये चीज़ की है। अब बेटा एक चीज़ और बताई थी मैंने, हमारे पास एक आइडेंटिटी ऑपरेटर एक ऐसा है, उसके साथ जो भी आता है वो उसको एज इट इज़ भेज देता है। मतलब आई एक्स अगर हम ऑपरेट करें तो मेरे पास आ जाएगा एक्स, ठीक है। आइडेंटिटी ऑपरेटर के साथ जो भी आता है वो चीज़ एज इट इज़ आ जाती है। अब बेटा ये चीज़ देखो, अब अभी मैंने बताया था नॉर्म ऑफ एक्स का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, एक्स एक्स के इनर जो यहाँ पे होता है उसके इनर प्रोडक्ट के बराबर। अब मेरे पास ये वाली टर्म बन गई, तो ये किसके इक्वल है, इसके इक्वल। तो यहाँ से आ जाएगा नॉर्म ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, क्लियर। अब यहाँ से मैं लेके चली थी दिस, क्लियर। अब इसको यहाँ पे मैं रख कर देती हूँ, ये चीज़ मेरे पास आ गया नॉर्म ऑफ टी एक्स होल स्क्वायर इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स का होल स्क्वायर फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एच, ठीक है। अब यहाँ से देखो दोनों साइड स्क्वायर है, कैंसिल आउट करो स्क्वायर को, तो मेरे पास आ जाएगा नॉर्म ऑफ एक्स बराबर नॉर्म ऑफ टी एक्स बराबर नॉर्म ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एच, ठीक है। तो ये कौन सी कंडीशन है मेरे पास, नॉर्म प्रिजर्व, नॉर्म प्रिजर्व, ठीक है। तो यहाँ से हमने ये प्रूफ कर दिया कि ये भी क्या हो गया, नॉर्म प्रिजर्व। तो मैं ये लेके चली थी बेटा कि टी मेरे पास यूनिटरी ऑपरेटर होगा हिल्बर्ट स्पेस में, देन बाय डेफिनेशन ऑफ यूनिटरी ऑपरेटर ये होगा, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर मुझे ये पार्ट प्रूफ करना था, इस पार्ट को प्रूफ करने के लिए मुझे इस वाली टर्म का मतलब क्या है कि मेरे पास जो टी है वो 1 1 होना चाहिए, लीनियर होना चाहिए, नॉन प्रिजर्व होना चाहिए। साथ में यहाँ पे ऑन टू प्रूफ करना, तो अब यहाँ हमें यहाँ पे ऑन टू भी प्रूफ करना पड़ेगा, ठीक है। उसके लिए फिर हमने क्या किया कि मेरे पास अगर यूनिटरी है, तो जो मैंने फर्स्ट रिमार्क लिखवाया था, अगर यूनिटरी है इफ़ एंड ओनली इफ का वहाँ पे केस है, तो मेरे पास यूनिटरी गिवन है, तो इम्प्लाइज में मैं लिख सकती हूँ कि वो क्या होगा, इन्वर्टिबल होगा, ठीक है। एंड उसका एडजॉइंट उसके इन्वर्स के इक्वल, तो वो चीज़ की मुझे नीड है नहीं है, अभी यहाँ पे नीड नहीं थी, तो वो इन्वर्स वाला पोर्शन मैंने नहीं लिखा, पर आप पूरी स्टेटमेंट लिख सकते हो, ठीक है। मैंने सिर्फ मुझे यूनिटरी इम्प्लाइज है इन्वर्टिबल। फिर सेकेंड रिमार्क मैंने ये लिखाया था अगर इन्वर्टिबल है बेटा तो वो क्या होगा, 1 1 एंड ऑन टू। तो ये दो पार्ट मेरे प्रूफ हो गए, ठीक है। फिर लीनियर वाला, तो लीनियर क्या होता है, हमें पता है कि जो भी ऑपरेटर होते हैं वो लीनियर होते हैं, तो यहाँ पे टी ऑपरेटर है तो वो क्या हो गया मेरे पास, लीनियर। तो ये पार्ट भी कर। फिर मुझे नॉन प्रिजर्व में मैं ये लेके चलूँगी इसका स्क्वायर, ठीक है, उसको इनर प्रोडक्ट की फॉर्म में चेंज करूँगी। फिर फर्स्ट प्लेस से सेकंड पे जाएगा, स्टार लग जाएगा, और उसकी वैल्यू मेरे पास है आइडेंटिटी के साथ जो भी आता है वो एज इट इज़ आता है। फिर मेरे पास एक्स एक्स बन जाएगा, उसको नॉर्म में लिख देंगे, यहाँ पे स्क्वायर कैंसिल कर देंगे, तो मेरे पास ये चीज़ आ जाएगी, और यही चीज़ है नॉर्म प्रिजर्व की कंडीशन। तो यहाँ से लिख सकते हैं हम बेटा, ये सारा करने के बाद हम यहाँ से लिख सकते हैं टी मेरे पास क्या होगा, यहाँ से इज एन आइसोमॉर्फिज्म ऑफ एच ऑन टू इटसेल्फ, ठीक है। ये चीज़ यहाँ से लिख दी जब मेरे पास नॉन प्रिजर्व, क्योंकि मैंने सारी की सारी 1 1 हो गया, ऑन टू हो गया, लीनियर हो गया, नॉन प्रिजर्व की कंडीशन भी दिखा दी, ठीक है, ये भी क्लियर करा दिया। तो यहाँ से मेरे पास क्या हो गया, या तो आप इम्प्लाइज लिख सकते हो या लिख सकते हो यहाँ पे सो, ठीक है। टी इज़ एन आइसोमेट्रिक आइसोमॉर्फिज्म होगी मेरे पास ऑफ एच की ऑन टू इटसेल्फ, क्लियर। तो ये जो चीज़ थी मेरे पास, इसको मैंने आइसोमेट्रिक आइसोमॉर्फिज्म प्रूफ कर दिया, क्लियर।
अब बेटा इसके सेकंड पार्ट पे चलते हैं। पार्ट सेकंड, एक मिनट, पार्ट सेकंड में क्या है, इफ एंड ओनली इफ का केस था, ये लेके चलिए प्रूफ कर दिया। अब मैं करूँगी यहाँ पे सपोज डैट टी क्या होगा मेरे पास, इज एन आइसोमॉर्फिज्म होगा ऑफ एच से ऑनटू इटसेल्फ। ये मैं सपोज करके चलूँगी, ठीक है। अगर ये सारी कंडीशन है तो जो मैंने अभी लिखी थी बेटा आइसोमेट्रिक आइसोमॉर्फिज्म का मतलब क्या है, हम लिख सकते हैं डैट इज, या ये चीज़ लिख सकते हैं डैट इज, या यहाँ से लिख दो देन लिख देते हैं बेटा, देन टी इज 1 1 linear and non-preserved ये चीज़ है ना, नॉन प्रिजर्व, ठीक है। टी इज, जो पहले मेरे पास क्या है आइसोमेट्रिक आइसोमॉर्फिज्म है, तो टी क्या हो गया आइसोमेट्रिक आइसोमॉर्फिज्म की वजह से 1 1 लीनियर एंड नॉन प्रिजर्व हो गया ऑफ एच ऑनटू इटसेल्फ, ठीक है। ये चीज़ आ गया, क्लियर। मतलब अगर टी मेरे पास आइसोमेट्रिक आइसोमॉर्फिज्म है एच से एच तक, तो वहाँ पे ये चीज़ आ गया 1 1 है, लीनियर है, नॉन प्रिजर्व है और ऑन टू, क्लियर। ये चीज़ वी विल प्रूव डैट, हमें प्रूव क्या करना है बेटा, टी इज यूनिटरी। अब यूनिटरी का हमें पता है डैट इज, कोई भी ऑपरेटर यूनिटरी कब बनेगा बेटा, ये भी तो पता है ना हमें, कब बनेगा कि जब वो अपने ही एडजॉइंट के साथ कॉम्यूट करे एंड उसकी वैल्यू क्या आ जाए आइडेंटिटी ऑपरेटर, ठीक है। कोई भी ऑपरेटर अपने ही एडजॉइंट के साथ कॉम्यूट करे और उसकी वैल्यू क्या आ जाए आइडेंटिटी ऑपरेटर। तो अगर मेरे पास यूनिटरी मुझे प्रूफ करना है तो इसका मतलब ये प्रूफ करना है, क्लियर। अब देखो इसको प्रूफ करने के लिए अब हम कैसे करते हैं, सबसे पहले बेटा मैं इस चीज़ को प्रूफ करूँगी, क्लियर। ये वाला पार्ट मैं प्रूफ करूँगी और फिर इसके आगे करते हैं, ठीक है। और इन सभी की हेल्प लेंगे यहाँ पे 1 1 का, ऑन टू का और लीनियर का और नॉन प्रिजर्व का, इसकी पूरी की पूरी यहाँ पे हेल्प ली जाएगी। मैं इसको रफ कर देती हूँ फिर कॉन्टिन्यूसली चलते, ये ध्यान रखना ये चीज़ मैं पहले प्रूफ करूँगी। अब देखो मैंने बोला कि मैं प्रूफ करूँगी टी स्टार टी बराबर आइडेंटिटी, ये चीज़ मैं प्रूफ करूँगी। तो इसके लिए मैं क्या करके चलूँगी बेटा, यहाँ पे टी स्टार टी एक्स और यहाँ पे एक्स, ठीक है। ये चीज़ मैं लेके चल रही हूँ, यहाँ पे लिख सकते हो आप फॉर दिस, इसके लिए फॉर दिस, ठीक है। टी स्टार टी एक्स, मैंने बोला कि मुझे जब यूनिटरी प्रूफ करना होगा तो जो लास्ट वाला टी स्टार टी बराबर आइडेंटिटी ऑपरेटर, ये चीज़ मुझे पहले मैं प्रूफ करूँगी फिर उसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे। तो उसके लिए मैंने मान लिया ये, ठीक है। अब ये किसके इक्वल होगा वो चीज़ चेक करेंगे बेटा।
अब यहाँ पे देखो ये टी एक्स एज इट इज़। अब बेटा यहाँ पे टी स्टार है, फर्स्ट प्लेस पे है, तो मैं हमेशा बोलती हूँ जब टी फर्स्ट प्लेस पे होगा तो जब वो सेकंड प्लेस पे जाएगा स्टार लग जाएगा। यहाँ पे ये टी स्टार है, ठीक है, जब ये यहाँ से फर्स्ट प्लेस से सेकंड पे गया तो इस पे स्टार लग गया और एक्स एज इट इज़। क्लियर हो गया बेटा यहाँ से, ठीक है। इसका मतलब क्या है, मेरे पास ये चीज़ मैं लेके चली, ठीक है, यहाँ पे ये फर्स्ट प्लेस पे है तो मैं बोलती हूँ जब ये सेकंड पे जाएगा स्टार लग जाएगा। ऑलरेडी एक स्टार तो है, एक स्टार और लग गया, ठीक है, बाय डेफिनेशन ऑफ एडजॉइंट ऑपरेटर, ठीक है। अब इसके बाद देखो बेटा यहाँ से हम जानते हैं कि किसी भी ऑपरेटर के एडजॉइंट का फिर उसका भी एडजॉइंट अगर लेते हैं तो वो उसी ऑपरेटर के इक्वल होता है। तो यहाँ से टी एक्स और इसकी वैल्यू क्या है बेटा टी एक्स। क्लियर, ठीक है। अब जैसे कि हम यहाँ पे करते हैं नॉर्म ऑफ एक्स का स्क्वायर बराबर एक्स एक्स के इनर प्रोडक्ट के बराबर होता है। यहाँ पे एक्स एक्स है, यहाँ पे टी एक्स है, तो ये किसके इक्वल होगा, नॉर्म ऑफ टी एक्स के। इतना क्लियर बेटा, ये चीज़ ये हमें पता है ना, ठीक है। अगर ये है तो मेरे पास ये सेम तो यहाँ पर टी एक्स है तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स की जगह टी एक्स। क्लियर, ये चीज़ यहाँ पे मेरे पास चल रहा है अब तक टी स्टार टी एक्स और एक्स, ठीक है। अभी मैंने बोला था कि मेरे पास टी क्या है, इज नॉन प्रिजर्व, ठीक है। नॉन प्रिजर्व है तो मतलब क्या है, मेरे पास नॉर्म ऑफ टी एक्स किसके इक्वल है, नॉर्म ऑफ एक्स के, जहाँ एक्स बिलोंग कर रहा है हिल्बर्ट स्पेस से। तो ये जो टी एक्स है ये किसके इक्वल है, नॉर्म ऑफ एक्स के, बाय द डेफिनेशन ऑफ नॉन प्रिजर्व जो कि हमें गिवन है। अगर ये चीज़ मैं यहाँ पे लिखती हूँ बेटा नॉन प्रिजर्व, ठीक है, ये चीज़, ठीक है बेटा, ये चीज़ कर रहे थे। यहाँ पे मेरे को इसकी वैल्यू इसके इक्वल है, क्लियर, इसकी वैल्यू इसके इक्वल है। यहाँ पे नॉर्म ऑफ ये चीज़ इसके इक्वल है, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, दिस एज इट इज़, ये वाला पोर्शन एज इट इज़ चल रहा है। अब नॉर्म ऑफ टी एक्स की जगह क्या लिख सकती हूँ, नॉर्म ऑफ एक्स, इसका स्क्वायर, ये स्क्वायर तो इस पे भी है, ये तो एज इट इज, इस नॉर्म ऑफ टी एक्स की जगह मैंने रख दिया ये बाय द कंडीशन ऑफ नॉन प्रिजर्व, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ से ये चीज़ हटा देती हूँ, समझाने के लिए था बेटा, क्लियर। अब ये चीज़ है, इसको ये चीज़ लिख सकती हूँ अगेन, ठीक है, ये लिख दिया इनर प्रोडक्ट में, क्लियर। अब देखो बेटा, इतना करने के बाद अब मैं यहाँ से रफ करती हूँ, ये चीज़ मेरे पास यहाँ पे आ गई, टी स्टार टी एक्स और एक्स इक्वल टू। अब यहाँ पे बेटा ये मैं इसकी जगह ये चीज़ लिख सकती हूँ कि नहीं लिख सकती, ये चीज़ नोटिस करना। यहाँ पे एक्स है, मुझे पता है बेटा कि आइडेंटिटी के साथ जो भी एलिमेंट आता है या जो भी चीज़ आती है वो एज इट इज़ आती है। तो यहाँ आइडेंटिटी के साथ एक्स ले रही हूँ तो एक्स के इक्वल, यहाँ पे मेरे पास एक्स था, यहाँ पे क्या था बेटा एक्स था, तो इस एक्स की जगह मैं आई एक्स आइडेंटिटी एक्स ये लिख सकती हूँ, लिख दिया, ठीक है बेटा। अब यहाँ से इसको रफ, यहाँ से ये काम हमारा फिनिश हो गया। अब देखो ये इधर जीरो बेटा उसमें है, माइनस में, सॉरी प्लस में, तो ये इधर आके मेरे पास क्या हो जाएगा, माइनस में इक्वल टू जीरो फॉर ऑल जहाँ एक्स बिलोंग कर रहा है मेरे पास हिल्बर्ट स्पेस से। अब जैसे कि हम अब तक सभी की सभी उसमें करके आए हैं, एक्स एक्स, ठीक है, कोमा, यहाँ से एक्स कॉमन, यहाँ से एक्स कॉमन, रिमेनिंग देखते हैं। यहाँ पे बचा टी स्टार टी एक्स कॉमन ले लिया, माइनस आइडेंटिटी। क्लियर, कैसे किया, इनर प्रोडक्ट का साइन लगाया, एक्स है कोमा कोमा, इसमें कॉमन इसमें कॉमन,
यहाँ से दिस एंड दिस। ये ना प्रॉपर्टीज़ होती है इनर प्रोडक्ट को मतलब सिंप्लीफाई करने के लिए सब चीज़ें, ठीक है। तो इसको हम इजी वे में किस तरीके से इजी वे में याद रख सकते हैं वो चीज़ें देखनी होती है, ठीक है। और इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू h। अब बेटा मैंने हमेशा बोला है कि एक थ्योरम बार बार यूज़ हो रही है, ठीक है। यहाँ पे वही थ्योरम यूज़ हो गया। आई थिंक आपको वो चीज़ माइंड में आ रही होगी कि कौन सी थ्योरम है, ठीक है। देखते हैं, इफ़ t इज़ बाय द थ्योरम लिख देना बेटा यहाँ पे, बाय द थ्योरम, ठीक है, पूरा ही लिख देते हैं, बाय द थ्योरम। इफ t is an operator on H, हिल्बर्ट स्पेस पे t मेरे पास, if t is an operator on H, हिल्बर्ट स्पेस पे t मेरे पास कोई ऑपरेटर है, then तब अगर वो ऑपरेटर 0 होगा तो यहाँ पे इफ़ एंड ओनली इफ़ की कंडीशन है कि हिल्बर्ट स्पेस से कोई एक वेक्टर आएगा x, और टी एक्स और x का जो इनर प्रोडक्ट होगा वो भी 0 होगा, जहाँ पे x बिलोंग करेगा हिल्बर्ट स्पेस से, ठीक है। ये मेरे पास क्या हो गई थ्योरम। अब तक हम बहुत सारी थ्योरम्स में, मैक्सिमम थ्योरम्स में जहाँ भी कुछ इस तरीके से बना है हमेशा वहीं पे ये यूज़ हमने किया है। तो बाय द थ्योरम t अगर मेरे पास कोई भी ऑपरेटर है हिल्बर्ट स्पेस में, तो देन अगर ये 0 होगा, t 0 होगा, तो इफ़ एंड ओनली इफ का केस है कि ये भी 0 है, ठीक है। तो अब देखो इफ़ एंड ओनली इफ में ये है तो ये लिख सकते हैं, ये है तो ये लिख सकते हैं, वही चीज़। अब मेरे पास बेटा ये वाली फॉर्म कहीं ना कहीं यहाँ पे बन रही है। देखो 0, ये सारी चीज़ें, यहाँ पे x है, ये x है, बस इस t की जगह ये चीज़ है, ठीक है, इस t की जगह ये वाला ऑपरेटर है। तो जब मेरे पास ये पूरी की पूरी फॉर्म बन रही है तो बाय दिस थ्योरम मैं कह सकती हूँ कि जो t ऑपरेटर होता है ये इक्वल टू किसके हो जाता है 0 के। तो मेरे पास यहाँ पे ये सेम फॉर्म बन रही है, तो ये सेम बन रही है, तो ये t जब ये चीज़ है तो यहाँ से मैं इफ़ एंड ओनली इफ का केस है तो ये कह सकती हूँ 0 हो जाएगा। तो यहाँ से ये कह सकती हूँ बेटा बाय दिस थ्योरम कि ये जो ऑपरेटर होगा ये क्या हो जाएगा 0। बात समझ आई मैंने क्या कहा बेटा? ये मेरे पास, इससे देखो इस थ्योरम से मैच करो, ये पूरी की पूरी जो फॉर्म बन रही है मेरे पास ये बन रही है, जहाँ पे ये t की जगह मेरे पास ये है। अब ये मेरे फॉर्म बन गई। अब इस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या है, अगर ऐसी फॉर्म बनती है तो इफ़ एंड ओनली इफ का वाला केस है, अगर ये चीज़ है तो मैं कह सकती हूँ कि ये t क्या हो जाएगा 0। तो मेरे पास अगर ये फॉर्म बन रही है तो मैं ये कह सकती हूँ इस थ्योरम से कि ये किसके इक्वल हो जाएगा 0। क्लियर? अब यहाँ से ये इधर माइनस में है, इधर जाके क्या हो जाएगा बेटा प्लस में। इसको आप इक्वेशन नंबर 2, क्योंकि फर्स्ट हमारे पास फर्स्ट पार्ट में जो थी यूनिटरी वाली वो हमने वहाँ पे ली हुई थी, ठीक है। आप देखो आगे इतना हो गया मेरे पास। जो हमारी इक्वेशन वो, अब हमें पता है कि t क्या है इज 1 1 एंड ऑन टू। क्लियर? t जो मेरे पास है, क्योंकि हम आइसोमेट्रिक आइसोमॉर्फिज्म लेके चले h से ऑन टू h तक, ठीक है, तो t मेरे पास 1 1 भी है, ऑन टू भी है। अगर t 1 1 है, ऑन टू है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि t इनवर्स एग्जिस्ट कर जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि जब 1 1 ऑन टू होंगे तभी ये पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं है। t 1 1 ऑन टू होगा तो मेरे पास यहाँ पे t इनवर्स एग्जिस्ट कर गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 को यहाँ पे जो है हम मल्टीप्लाई करेंगे बाय t इनवर्स से। यहाँ पे लिख देते हैं अब देखो आगे मल्टीप्लाई करती तो उसको बोलते हैं प्री मल्टीप्लाई, ठीक है। तो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँगी इस जगह, तो उसको बोलते हैं बेटा पोस्ट मल्टीप्लाई। पोस्ट मल्टीप्लाइंग बाय टी इनवर्स इन इक्वेशन
सेकेंड इक्वेशन में हम पोस्ट मल्टीप्लाई करेंगे बाय टी इनवर्स। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास टी स्टार टी था, यहाँ पे मैंने टी इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया। प्री का मतलब क्या होता है? पहले। पोस्ट का मतलब होता है बाद में। अब ये टर्म है मेरे पास, इससे पहले करूँगी तो प्री मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसके बाद करूँगी तो पोस्ट। तो मैं इस वाली टर्म को पोस्ट कर रही हूँ, पोस्ट मल्टीप्लाई। ठीक है, बाय पोस्ट मल्टीप्लाइंग बाय टी इनवर्स। अगर इधर पोस्ट की है इधर की साइड तो इधर भी, ठीक है, पोस्ट कर दें। अब ये चीज़ मेरा इसका भी काम फिनिश। ये चीज़ मेरे पास यहाँ पे बेटा आ गई। अब बेटा यहाँ से एक चीज़ देखो, मेरे पास मैंने बोला था वहाँ पे कि पहले मुझे टी इनवर्स और टी एडजॉइंट टी इक्वल टू प्रूफ करना आइडेंटिटी, तो वो तो मैंने कर दिया। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया हमारे पास। अब यहाँ पे देखते हैं क्या है। अब देखो बेटा, टी मेरे पास क्या है, हम अभी लेके चल रहे थे ना कि अगर एक चीज़ है, यहाँ पे मैंने बोला था टी इज़ इनवर्टिबल इफ एंड ओनली इफ का केस था, इट इज 1 1 एंड ऑन 2। ये रिमार्क लिखवाया था मैंने सेकेंड। अगर टी मेरे पास इन्वर्टिबल है तो इफ एंड ओनली इफ का केस है, टी क्या होगा? 1 1 और ऑन 2 होगा। अब यहाँ से मेरे पास मुझे पता है उस वाली जो हमने लेके चला आइसोमेट्रिक आइसोमॉर्फिज्म दिस कंडीशन लेके चल रहे, तो यहाँ से टी मेरे पास 1 1 है, ऑन 2 है। अगर टी मेरे पास 1 1 और ऑन 2 है और यहाँ पे इफ एंड ओनली इफ का केस है, तो मैं ये चीज़ यहाँ पे लिख सकती हूँ कि टी क्या होगा मेरे पास? इज इन्वर्टिबल। ठीक है, यहाँ पे ये लिख सकते हो आप वी नो डैट हम जानते हैं कि कोई भी ऑपरेटर इन्वर्टिबल होगा इफ एंड ओनली इफ का केस है जब वो 1 1 एंड ऑन 2, मतलब ये दोनों चीज़ें हैं। यहाँ पे हमें पता है कि टी मेरे पास 1 1 एंड ऑन 2 है, तो यहाँ से मैं लिख सकती हूँ इम्प्लाइज दैट टी क्या होगा मेरे पास? इन्वर्टिबल होगा। क्लियर? अगर इन्वर्टिबल है तो बेटा ये चीज़ आपको पता है बाय डेफिनेशन ऑफ इन्वर्टिबल। ठीक है, इसे इक्वेशन नंबर 3 मान लेना, इम्प्लाइज दिस, इसको मानना 3rd, दिस इज इक्वेशन 4th। क्लियर? ये चीज़ क्या हमने सबसे पहले वहाँ पे क्या कर लिया, टी स्टार टी बराबर आइडेंटिटी ऑपरेटर निकाल लिया। फिर उसके बाद हमें पता है कि टी क्या है? 1 1 और ऑन 2 है। 1 1 ऑन 2 है तो वहाँ पे इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, फिर यहाँ पे हमने टी इन्वर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई कर दी दोनों साइड। दिस इज इक्वेशन नंबर 3rd। फिर हम जानते हैं कि अगर कोई भी हमारे पास इन्वर्टिबल है, इफ एंड ओनली इफ का केस होता है इसमें 1 1 एंड ऑन 2। यहाँ पे 1 1 और ऑन 2 मुझे गिवन है। अगर 1 1 ऑन 2 है तो यहाँ से मैं लिख सकती हूँ कि टी क्या होगा? इन्वर्टिबल होगा। ठीक है, तो बाय डेफिनेशन ऑफ इन्वर्टिबल ये चीज़ होती है। दिस इज इक्वेशन 4। अब ये चीज़ मैं रफ कर रही हूँ यहाँ पे। अब देखना यहाँ पे इन इक्वेशन नंबर 3rd में देखते हैं। ठीक है, टी स्टार। अब देखो ये चीज़ मुझे कुछ मिलती जुलती ये सा लगा, कहीं ना कहीं देखी है। कहाँ देखी है? यहाँ टी इनवर्स इक्वल टू किसके है? यहाँ पे ये 3 टर्म है, ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल, ये चीज़ है ना, इक्वालिटी में है तीनों। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या है? आइडेंटिटी। तो मैं यहाँ पे आइडेंटिटी लिख सकती हूँ इन इक्वेशन। ठीक है, अब मैं अभी तक बोलती आ रही हूँ कि आइडेंटिटी के साथ जो भी आता है वो चीज़ एज इट इज़ आती है। तो यहाँ से हो गया टी इनवर्स। कैसे? आप यहाँ पे लिख सकते हो टी इनवर्स बराबर आइडेंटिटी, टी इनवर्स बराबर आइडेंटिटी। ठीक है, ये चीज़ मैंने यहाँ पे लिख दी और मेरे पास इस पोर्शन का भी काम फिनिश। ठीक है, अब यहाँ पे आइडेंटिटी के साथ जो चीज़ आती है वो चीज़ आती है एज इट इज़। यहाँ पे आइडेंटिटी के साथ टी स्टार है तो ये चीज़ आ गया एज इट इज़ और यहाँ से दिस। क्लियर? ये चीज़ हमने यहाँ पे प्रूफ कर दी। अब इसमें मैं बताती हूँ करना क्या था। मुझे एक्चुअली इसको टी एडजॉइंट
टी का जो एडजॉइंट है उसको टी इनवर्स के इक्वल लाना था। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि वहाँ पे आइसोमेट्रिक आइसोमॉर्फिज्म की कंडीशन है 1 1 on 2 है, यहाँ पे 1 1 on 2 है तो वो इन्वर्टिबल होगा, बाय डेफिनेशन इन्वर्टिबल ये होगा। अगर मैं यहाँ पे टी इनवर्स की जगह टी स्टार ले आऊँ तो मेरा काम बन जाएगा यूनिटरी ऑपरेटर प्रूफ करने का। क्लियर? तो इसलिए सारी चीज़ें हमने की हैं। अब देखो पुट टी स्टार इक्वल टू टी इनवर्स इन इक्वेशन 4। अगर मैं इन इक्वेशन 4 में पुट करती हूँ तो मेरे पास क्या बन जाएगा, टी स्टार इक्वल टू टी स्टार टी इक्वल टू आइडेंटिटी ऑपरेटर। इसमें पुट कर दिया बेटा, ठीक है। अब जब इसमें मैंने ये चीज़ पुट की तो ये किसकी है, डेफिनेशन, कि कोई भी ऑपरेटर अपने एडजॉइंट के साथ क्या हो गया, कॉम्यूट हो गया, साथ में उसकी वैल्यू क्या आ गई, आइडेंटिटी ऑपरेटर आ गई। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं टी क्या हो जाएगा मेरे पास, यूनिटरी।